नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि बिहार पुलिस की जो एडवांस क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की संयुक्त क्लास मिलेगी, तो उसका ये इकोनॉमिक्स का आपको वीडियोस दूसरा वीडियोस है। इससे पहले आपको एक वीडियोस और मिल चुका होगा। प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, बिहार पुलिस ऑब्लिक बिहार एसएससी ऐसे करके प्लेलिस्ट बना है। उसमें जा करके आप सारे वीडियोस को बारी बारी से देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं डीप से क्वेश्चन करा रहा हूं। क्योंकि आपने देखा कि बिहार पुलिस में इकोनॉमिक्स हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, क्वेश्चंस बिल्कुल डीप से आए हैं, तो डीप से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वन लाइनर टाइप के वही हल्के हल्के पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट होने में समस्या आएगी। इसलिए मैं क्वेश्चन को डीप से डिटेल से लेकर आया हूं। तो वीडियो में मैं ज़्यादा वक्त न लूँगा और शुरू से अंत तक इसको अच्छे से समझिएगा। बिहार पुलिस और बिहार एसएससी दोनों की तैयारी बिल्कुल ईजी वे में आसानी से विद पीडीएफ आप हमारे साथ कर लेंगे, ठीक ना। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जो कि आपके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर जो है क्या कहलाती है। कह रहा है कि जीडीपी में जो परिवर्तन होता है उस दर को क्या कहा जाता है। तो उस दर को आर्थिक विकास दर कहा जाता है। देखा आपने दोस्तों बिहार पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आधार दर पूछा गया और न जाने क्या क्या पूछा गया, जो बहुत मतलब बच्चे कम ही उसको पढ़ रहे थे। लेकिन इस बार उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। जैसे जैसे आयोग क्वेश्चन करेगी उसके हिसाब से करेंगे। और ये वीडियो आपका हो जाएगा कि बिहार एसएससी के लिए भी एनफ हो जाएगा, तो आपको दोनों का एक ही में कवर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही। 2 बार विकास दर है, इसको एक बार काट दीजिएगा। तो किस पंचवर्षीय योजना में जो है आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, तो वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही। आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद, तो लागू होने के बाद अगर बात की जाए तो 2006-2007 में सर्वाधिक रही थी। जरा यहाँ पर आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आर्थिक उदारीकरण की नीति जो है यह लागू कब हुई थी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आप गूगल से या कहीं भी सर्च कर लें, क्योंकि देखिए आप जब अगर सर्च करते हैं किसी चीज़ को तो वो आपको जल्दी याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। देखिए ये वाला पूछा गया था, ये सूचकांक जारी कौन करता है। और उस वीडियो में हमने बताया था, जो हम पहली बार आप लोग को वीडियो दिए थे बिहार पुलिस के लिए इकोनॉमिक्स का, उस वीडियो से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम शिफ्ट में, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र विकास मानव विकास सूचकांक जो है यह डेवलप किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। तो डी मॉरिस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन जो है वह किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय, समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि जो है यह क्या दर्शाती है। तो यह आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, लेकिन परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा बॉस, क्योंकि अगर हल्का हल्का इजी पढ़ेंगे और एग्जाम में थोड़ा टफ आएगा तो फिर नुकसान अपना ही होगा। इसलिए थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन भी देखने हैं हम लोगों को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक ये कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो यह विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है और इजी है। आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम अगर बात की जाए तो विश्व बैंक के द्वारा। किसी देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है ना। किसी भी देश का हो, जैसे अपने भारत का ही हो, तो आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है किसे माना जाएगा। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को ये माना जाता है सबसे उपयुक्त मापदंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो में लगभग आपको 73-74 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। बिहार पुलिस एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, बिहार एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये नहीं कि ये वाला हमको आता है, आप दोबारा देख लेंगे तो आपको रिविजन हो जाएगा, ये मान के आपको पढ़ना है।
आर्थिक विकास के मुख्य संकेतन क्या हैं? तो आर्थिक विकास के मुख्य संकेत जो हैं वह क्या क्या है देखिएगा, मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। 3 है दोस्तों मुख्य संकेत, मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रस्टशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। अब क्वेश्चन को घुमा भी देता है कि ट्रस्टशिप का सिद्धांत संबंधित है तो गांधी से। ठीक ना। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर है आधारित? तो ट्रस्टशिप के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 क्या कह रहा है देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक जो है वह कौन कौन है? ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक के घटक नहीं है। तो ऐसे में आपको अगर नहीं आएगा तो गलत कर देंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये तीनों मुख्य घटक हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा कितने वर्ष? जैसे जीवन प्रत्याशा ये जो निकाला जाता है तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो अधिकतम उम्र जो होती है वो 85 और न्यूनतम जो होती है वो 20 वर्ष, इन्हीं दोनों के बीच के व्यक्तियों की गणना की जाती है। ठीक ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, जानते भी होंगे आप लोग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था? तो वर्ष 1969 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 और इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति क्षमता विधि यानी ट्रिपल पी फॉर्मूला, ठीक ना, ट्रिपल पी फॉर्मूला का प्रतिपादन किसने किया था? अब इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ देता है कि ट्रिपल पी फॉर्मूला किसने दिया था? तो कैशेल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही दिया था। उसको अगर हिंदी में पूछ दे तो क्रय शक्ति क्षमता विधि, ठीक ना, कैशेल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो सभी लोग जानते हैं विकासशील, विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, विकासशील। विकासशील वो होता है जो अभी विकास कर रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 19 नंबर क्वेश्चन है और 20 नंबर, ये बहुत बार पूछा गया है। 19 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, या अंग्रेजी में पूछे क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो आप बताएंगे कि आयात निर्यात का ना होना। जैसे भारत देश थे, भारत ने आयात भी बंद कर दिया और निर्यात भी बंद कर दिया, ठीक ना। आ भी नहीं रहा है यहाँ कुछ चीज और जा भी नहीं रहा है कुछ चीज, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक ना। तो अगर पूछे कि बंद अर्थव्यवस्था तो बताएंगे कि आयात निर्यात का ना होना, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस संकल्पना, किस नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना का संबंध है जॉन मेनार्ड किंग्स नामक व्यक्ति अर्थशास्त्री हैं, इन्हीं से संबंधित है, जॉन मेनार्ड किंग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है यह 1950 ईस्वी यानी 1950 ईस्वी में हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था अभी हमने समझा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंद अर्थव्यवस्था, इसको अच्छे से समझेंगे आप लोग। तो बंद अर्थव्यवस्था अभी हमने बताया कि जिस देश का कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता है बाहरी, जैसे ना कुछ जाए ना कुछ आए, बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान, देखिए बहुत सारे बुक में 6 भी मिल रहा है, कहीं कहीं 5 मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में आप मान के चलिए 5, लेकिन एक बार आप सर्च कर लेंगे अपने स्तर से भी दोस्तों, क्योंकि गलत याद करने से अच्छा है कि ना याद करें, ठीक ना। गलत याद करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ना याद रहेगा तो आप तुक्का से भी सही कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे मुझे जानकारी है 5th है, तो ध्यान रखेंगे जीडीपी के आधार पर भारत का अर्थव्यवस्था जो है वह 5वां, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? जैसे जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कहां से? तो सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य मापने की एक विधि है या मूल्य मापन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो मूल्य मापा जाता है उसी को कहा जाता है, ठीक ना, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे देगा जनसंख्या से संबंधित या फिर कुछ और दे देगा, धार्मिक कार्य से संबंधित, तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, किस पंचवर्षीय योजना में
कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित हुआ था, है ना, किस पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि जो है वह ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, ध्यान रखिएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो इस क्वेश्चन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वीवीआई है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, तो सिमोन या साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। साइमन कुजनेट्स या सिमोन कुजनेट्स को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 1949 में गठित नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? या आपसे पूछ ले कि जो 1949 में नेशनल इनकम कमेटी गठन हुआ उसका अध्यक्ष तो पीसी महालनोबिस, या फिर पूछ दे कि नेशनल इनकम कमेटी का गठन कब हुआ तो बताएंगे 1949, ठीक ना। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, प्रति व्यक्ति वृद्धि दर मुख्य कारण में दो कारण है। एक कारण तो आपका जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, है ना, जनसंख्या जैसे तेजी से बढ़ रही है इस वजह से, और दूसरा कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की जो दर है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है ना, कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान बचत करता है? तो घरेलू क्षेत्र जो है यह सर्वाधिक योगदान करता है बचत के क्षेत्र में, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की घरेलू बचतों नहीं है, भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? सर्वाधिक, देखिए यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा इसको समझना है ना। सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का हिस्सा है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन समझ में ना आए एक आध दो उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक आध दो स्किप करिए, अगर बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग दर्द करवाने की आवश्यकता नहीं है। एक के चक्कर में आप 74 को मत बर्बाद कर लीजिएगा। जो समझ में ना आए एक आध दो उसको स्किप कर लीजिएगा। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपको पता ही है कि अपना बिहार जो है यह अभी प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो CSO के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 29 तारीख को मनाया जाता है, आपको पता है ना। अब 29 किस महीने में मनाया जाता है ये जरा कमेंट कर दीजिए, और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आपको पता है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? मतलब इन तीनों के जो समूह से जो कर संकलित होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उस जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। आप अगर पूछ दे कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बताएंगे मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जो जीडीपी होता है उसे ही नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है, भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है? इसको आप लोग को कमेंट करना है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, कहीं से भी आप कमेंट करें, कमेंट जरूर करिएगा। 39 नंबर, भारत में आर्थिक नियोजन के पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी और कब की थी? तो किसने तैयार की थी? तो विश्वेश्वरैया ने की थी। और कब की थी? तो 1934 में की थी, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीवन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना वर्ष 1944 में प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 41, विकास का मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है विकास का भारतीय मॉडल। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी, है ना, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था, इंपॉर्टेंट है। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1951 को नियोजित विकास मॉडल, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1951।
दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां आपको पीडीएफ इसका निःशुल्क मिल जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो यह पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना? प्रथम। दूसरा क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता तो कृषि का जो विकास था उस पर मुख्य फोकस किया गया था। भारत में रोलिंग प्लान जो है किस अवधि में प्रभावित थी? तो 1978-80 के दौरान रोलिंग प्लान की जो शुरुआत हुई है, ध्यान रखेंगे। देश में सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में जन्म लिया था? ठीक ना, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट ये है, इसके साथ ही आप कमेंट कर दीजिए कि उस समय प्रधानमंत्री भारत की कौन थी, कमेंट कर दिया। अब हम चलिए इतना आपको हिंट भी दे दिए, बता सकते हैं आप। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना अपनाई गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना जो है वह अपनाई गई। महिला अंश योजना, देखिए ये नया क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान, ध्यान देंगे, किस पंचवर्षीय योजना के? 10वीं। अब अगला चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा शुरू किया गया है? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ है। नाबार्ड की स्थापना तो 1982 में हुई है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत तो 1862 में हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार की मुद्रा में वह मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? वह नहीं है, देखिए वाह ही होगा, ध्यान देना है यहीं पर। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? तो धातु मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 59, धातु मुद्रा है इसका आंसर। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो हॉट मुद्रा या गर्म मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को कहा जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो सातोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन जो है वह प्रारंभ करा है, ध्यान रखेंगे। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मनी कहलाता है या प्रमाणिक मुद्रा कहलाता है जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य दोनों बराबर हों। विशेष आहरण अधिकार उदाहरण है किसका? तो यह कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है। दुर्लभ मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो दुर्लभ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। दुर्लभ मुद्रा, स्मार्ट मनी, ये सब प्लास्टिक मनी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है कि जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, मुद्रा कम है और मांगने वाले ज्यादा, तो वो दुर्लभ तो हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है ना। ध्यान रखिए, देखिए समझना होता है, एग्जाम में आप समझ गए शब्दों को तो आप आंसर निकाल लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए तक के करेंसी नोट छापने की अनुमति है? तो 10,000 रुपए तक करेंसी नोट छाप सकती है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किया जाता है किसके द्वारा भैया? तो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, रिजर्व बैंक की बात आई है तो बता लें कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, इंपीरियल बैंक की अगर बात की जाए तो 1921 में। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? तो नीदरलैंड्स में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये आखिरी पेज है, क्वेश्चन नंबर 70 से 74 तक इसमें मिलेगा। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया गया है, जाता नहीं है, किसके द्वारा किया गया है? तो पॉल एजिंग ने किया था, पॉल एजिंग ने किया था पहली बार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम इसमें खास करके। भारत में मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो आरक्षित मुद्रा के रूप में मनी मल्टीप्लायर को वो किया गया है। मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा प्रसार से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमत का होना, ठीक ना। अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट है,
भारत में सिक्के की जो ढलाई होती है किन किन स्थानों पर होती है, तो मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। दोस्तों अर्थशास्त्र के 74 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम ओरिएंटेड थे। दोस्तों यह बिहार पुलिस और बिहार एसएससी को के मद्देनजर से यह वीडियो को मैंने तैयार किया हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अच्छे से आपने देख लिया होगा। तो एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि वीडियो को केवल देख लेने मात्र से नहीं होगा, या तो इसको आप नोट कर लें, और अगर नोट नहीं करेंगे तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, क्योंकि राह चलते कहीं भी आप इसका पीडीएफ, अगर वीडियो एक बार देख लिया है तो पीडीएफ एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा, आपको फिर बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा के चलते आपको बोल रहा हूं। पीडीएफ आपको बिल्कुल ही निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप अब अगर बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चिंता छोड़ दीजिए। सारे सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि केवल और केवल हम इकोनॉमिक्स का ही क्लास आपको देंगे, जीके जीएस का सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल डिटेल में मैं करा दूंगा, परेशान मत होइएगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।